हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम करेंगे 7 अगस्त के शिफ्ट 3 का जीके के पेपर का सोल्यूशन, जो कि CHSL 2023 टियर 1 में पूछा गया था। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। जीके के जितने भी पेपर आए थे उसको हम शिफ्ट वाइज यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे हैं CHSL के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो से देख सकते हैं, क्योंकि आप पीछे का कवर किए रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा ये। और ये वीडियोस रिवीजन पर्पस के लिए हैं, आप स्पीड इसकी ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्रिकेट इफ़ द अंपायर एक्सटेंड्स बोथ हैंड्स हॉरिजेंटली इट मीन्स, क्रिकेट में अंपायर जो होता है वो अपने दोनों हाथ हॉरिजेंटली अगर एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। उसका मतलब होता है कि वाइड बॉल। नेक्स्ट यहाँ पे है, सिंस कंप्लीट इक्वलिटी इज इम्पॉसिबल द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। कह रहा है पूरी तरीके से जो इक्वलिटी है वो तो असंभव है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है, तो वही पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में आएगा वो। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 में आता है। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस में आएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 14। और अगर बात करें आर्टिकल 13 की, तो पिछले शिफ्ट में आर्टिकल 13 पे क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी लॉ अगर आपने बनाया और अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, मतलब उसको वायलेट करते हैं, तो उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात कही गई है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं कास्ट, सेक्स, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी तरीके का अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 15 में लिखा है। आर्टिकल 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज रिनाउंड फॉर द ट्रेडिशनल कैनल इरिगेशन मेथड नोन एज कुल्ह। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल कैनल इरिगेशन मेथड है, जिसको हम कुल्ह के नाम से जानते हैं। मतलब वहाँ पे सिंचाई अभी भी प्राचीन तरह से होती है, उसको हम कुल्ह के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। MP एंड यूपी में अगर पूछे कि ट्रेडिशनल कैनल इरिगेशन मेथड को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बंधीस। और अगर पूछे तमिलनाडु में इसको क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इरिस। अगर कर्नाटका का पूछे तो कटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द इंडस्ट्री कैटेगरीज क्लासिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 एक्सेप्ट, कि 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था उसमें जो है इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो सही हैं, बस एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो अगर हम बात करें जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 में, इसमें इंडस्ट्रीज़ को ना 3 कैटेगरी 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला, इंडस्ट्रीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़। दूसरा था इंडस्ट्रीज विथ द पब्लिक सेक्टर टेकिंग द लीड एंड द प्राइवेट सेक्टर प्लेइंग अ सप्लीमेंट्री रोल। तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की रहेगी, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर भी सप्लीमेंट्री रोल प्ले करेगा। तो ये दूसरा कैटेगरी था। तीसरा था इंडस्ट्रीज विथ एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ द स्टेट, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी राज्य का जो है उस पर अधिकार रहता है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो वही पूछ रहा है कि किस में नहीं बांटा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडस्ट्रीज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये कोई जो है कैटेगरी नहीं बांटी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पोला फेस्टिवल अगर आपसे पूछे कहाँ का है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फोक डांस याद रखेंगे तमाशा, लावनी, ये दोनों आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पद्म भूषण अवॉर्डी ऑफ 2004 एंड क्लासिकल डांसर अलार्मल वैली इज नोन फॉर परफॉर्मिंग विच डांस फॉर्म। तो अलार्मल वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं
इनको पद्म भूषण मिला था 2004 में, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये किस डांस से पूछ रहा है, रिलेटेड हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? तो यहाँ पे अगर स्टेट पूछता तो बिहार आंसर मार्क करते आप, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीराजपुर। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाता तो आप आंसर मार्क करते सर्चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाई? भारत का जो संविधान है उसको इंग्लिश में किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड इन 1662 दैट व्हेन अ गैस वॉज पम्प्ड इनटू एन इनक्लोज्ड स्पेस इट वुड श्रिंक टू फिट इन दैट स्पेस बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द कंटेनर वुड इंक्रीज? तो देखिए 1662 में राइट आंसर है रॉबर्ट बॉयल ने एक लॉ दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इन इंडियन म्यूजिक वॉन द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है किसको मिला था 2020 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इसमें से जो सबसे अलग है उसमें छांटना था, तो ये तो एक तरह से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बन गया। होटल एंड रेस्टोरेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये भी एक तरह से सर्विस हुई, तो ऑड यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज? तो कौन सा आर्टिकल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो है अलाउ करता है, राइट देता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। और अगर आपसे बात करें 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या है, तो इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और अगर पूछे 19(1) का बी, इसमें यह है कि आप इकट्ठे हो सकते हो शांतिपूर्वक, असेंबल पीसफुली। 19(1) के सी की अगर बात करें तो इसमें था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं आप। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इसमें लिखा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से में आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरोज़ ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? नवरोज़ जो है एक बार पूछा था कि ये कौन सा फेस्टिवल है, तो ये पारसी कम्युनिटी का फेस्टिवल है, लेकिन इसको दिल्ली सल्तनत पीरियड में किसने मनाना स्टार्ट किया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। ये सिजदा और पैबोस भी लेकर के आया था, जो कि कोर्ट के एटिकेट्स होते थे, तो ये भी पिछले शिफ्टों में पूछा गया है, सिजदा एंड पैबोस। तो राइट आंसर गयासुद्दीन बलबन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का था, इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अवार्ड विनिंग फोक डांसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के एक फोक डांसर हैं, तो उनका नाम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संग जंगमू। और ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन लिखा है तारूबला देवारमा, ये जो है ये त्रिपुरा का फोक फेस्टिवल या फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया? लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन PADMA as a self-regulatory body for publisher of news and current affairs across the country. Who heads the organization?
तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई थी, तो उसके जो है हेड कौन रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की? तो राइट आंसर मूलचंद गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड इन? यानी पहला रेलवे लाइन कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, कब बना था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी करंट अफेयर्स का है, इसको भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट फॉर द पुअर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके पास क्रेडिट का एक्सेस नहीं होता, तो कौन सा रीज़न इसमें से नहीं है उसके लिए? पहला है लो इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग कॉस्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनको नहीं पता होता है कि इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग कॉस्ट जो होता है क्रेडिट का वो बहुत कम होता है। लैक ऑफ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, तो ये तो रीज़न है, क्योंकि अगर जो लोग गरीब हैं उनके पास अगर लैक ऑफ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि उनकी इनकम जहाँ से आ रही है वो फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट नहीं लेंगे। क्रेडिट का मतलब होता है ना, आप जैसे पैसा लेते हैं ना, लोन पे कुछ भी ले लेते हैं, फिर बाद में आप उसको भरते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार ले लिया लोन पे, तो बाद में आप उसको पे करते रहते हैं, क्रेडिट के थ्रू आपने लिया। तो गरीब लोग जो होते हैं उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता अस्थाई, तो इसीलिए वो क्रेडिट नहीं ले पाते। तीसरा यह है कि लेंडर प्रेफर डीलिंग इन लार्ज लोन्स इन स्मॉल नंबर्स टू मिनिमाइज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यानी लेंडर जो होते हैं वो लार्ज लोन देते हैं, बड़े लोन देते हैं, तो इस वजह से भी इनके पास क्रेडिट ये नहीं एक्सेस कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड कार्ल एंडरसन डिस्कवर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड पॉजिट्रॉन हुज मास अपीयर्स टू बी द इक्वल टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? कह रहा है कि कार्ल एंडरसन ने, यहाँ से ये भी याद रखेंगे आप, पॉजिट्रॉन खोजा था, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था, हुज मास, जिसका जो है मास है वो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर था। तो पॉजिट्रॉन बेसिकली पूछ रहा है कि कब खोजा था कार्ल एंडरसन ने? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको इन्होंने डिस्कवर किया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट? तो कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। रिसीट का मतलब होता है कमाई और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है कैपिटल रिसीट का। ऑप्शन ए, बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फंड प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर, वर्ल्ड बैंक से उधार लेना कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी, सेल ऑफ 30% स्टेक इन अ PSU टू प्राइवेट कंपनी, अगर गवर्नमेंट स्टेक बेच देती है अपना किसी कंपनी का तो उसको उससे पैसे मिल जाते हैं, तो वो आता है कैपिटल रिसीट में। और अगर ये वर्ल्ड बैंक से उधार ले रहे हैं तो ये भी आता है कैपिटल रिसीट में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एंड लास्ट है, विच ऑफ दीज मे नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू माइक्रो फाइनेंस? तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, फाइनेंशियल सर्विसेज कुड इनेबल द पुअर टू लेवरेज देयर एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो गरीब लोगों को इस लायक बनाती हैं कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। बी ऑप्शन है यहाँ पे, फाइनेंशियल सर्विसेज कुड इनेबल द पुअर टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एसेट्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज कुड इनेबल द पुअर टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इनकम। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। तो ये था 7 अगस्त के शिफ्ट 3 के जीके के PYQ का सलूशन। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।